I request everyone that not to unmute in the middle of the session because it disturbs the flow. You can ask all your doubts in the chat box and in the end. But if anyone feels in the middle that screen hang ho gaya hai ya atak gaya hai, that you can write in the chat box. I'll again then uh, clear the technical issue if there is any. So this demo session is for project risk management. My name is Anshit Gupta. This just a small brief about myself before starting with the session. I have done civil engineering and I'm a, NICMAR graduate. After that, I have worked in SPCL, that is Shapoorji Pallonji Group, for 3.5 years. My profile and my expertise was project scheduling, project monitoring, tracking delays, catch-up plans. So basically, I was in planning profile, project procurement, material management, site logistics management, then costing, budgeting of a project, preparation of cost to complete, preparation of various reports, and then calculating and monitoring project risk and complete risk management, which we are beginning a session of. And I'm very well versed with various softwares like Advanced Excel, MSP, Primavera Risk Analysis, SAP, AutoCAD, etc. And apart from this, I've been with ProTrainee since last 1.5 to 2 years. I have taken various softwares in ProTrainee, that is Microsoft Project. I have taken 3-4 batches of Microsoft Project. Then tendering, bidding, contracts, e-tendering, that is also I am taking, which we have completed 4 batches. And this risk management course we are taking, then quality, safety, like that. There are 6-7 courses that I have been taking uh, in this complete session. So in my journey with ProTrainee. So now we'll begin with our syllabus. सो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, वो थोड़ा समझने के लिए हमको प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें विल हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आजकल होते हैं वो उतना इजी नहीं होते कि आपका या मेरा घर बन रहा है, देयर इज अ 1 BHK 2 BHK हाउस दैट इज बीइंग मेड, ऐसा नहीं होता है. बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं. दीज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आर वर्थ करोड्स, थाउजेंड करोड्स, 10,000 करोड्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ये इंफ्रा के हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं. रियल स्टेट कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं. देर आर हाउसिंग सोसाइटीज. सो मैं जो फर्स्ट प्रोजेक्ट में प्लेस्ड था, वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट का सिर्फ लैंड की कॉस्ट हटा के ओनली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट was around 680 to 700 CR. That was just the construction cost. It was nothing related to the land cost. सो जब उतने हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट मटेरियल इन्वॉल्व होता है. 60-70 इंजीनियर्स होते हैं एक प्रोजेक्ट पे. आपको बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्टर लाइक कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं अलग अलग. देयर विल बी अ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, देयर विल बी अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, देयर विल बी अ वाटर प्रूफिंग सब कॉन्ट्रैक्टर, देयर विल बी अ पेंटर, कारपेंटर, देन शटरिंग, steel gang, then for concrete, that is complete RCC, then brickwork or block work, then plaster, then STP, transformers. So ऐसे बहुत सारे अलग अलग 30-40 पार्टीज होती हैं एक प्रोजेक्ट पे, जिनसे आपको कोऑर्डिनेट करके उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना होता है. फिर अपने खुद के 60-70 इंजीनियर्स हैं, 1300-1500 लेबर हैं आपकी साइट पे, क्लाइंट के इतने इंजीनियर्स हैं जो एक एक काम आपका चेक करेंगे. तो जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोजेक्ट में तो बहुत सारी इंटरडिपेंडेंसी हो जाती है. दैट्स व्हाई हम लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेट, रिस्क कैसे मैनेज करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टडी करना. तो बेसिकली जो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसके क्या क्या लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दैट फर्स्ट, इट इज टेम्पररी एंड इट हैज लिमिटेड लाइफ. जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक टेम्पररी प्रोजेक्ट होता है, 2 साल में कंप्लीट होगा, 5 साल में कंप्लीट होगा. उसके बाद तो वो प्रोजेक्ट कस्टमर का हो जाएगा, आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर या एज अ क्लाइंट उस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएंगे. तो लिमिटेड लाइफ होती है, डिफाइंड एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, सब चीज आपके पास लिमिटेड होती है. मैन पावर आपके पास लिमिटेड है, कहीं से उड़ के नहीं आ जाएगी लेबर. पैसा आपके पास लिमिटेड है, क्लाइंट का भी कुछ बजट होता है. अब चाहे जब हम अब हमारा घर बनाते हैं तो हमारा भी फ्लैट लेने का कुछ बजट होता है, वेदर आई हैव टू बाय 1 BHK 2 BHK और 3 BHK, और इफ आई एम बिल्डिंग अ इंडिविजुअल बंगलो और रो हाउस तो मेरा इतना बजट है. वैसे ही हर प्रोजेक्ट का एक बजट होता है. यू हैव टू वर्क इन ओनली that budget. Okay, so that manpower, material and money, these are the 3 M's which are limited and you have to manage them throughout the project. Then produced by teams of people and firms. There are different people of different background, different skill sets.
Okay, so carpenter is skilled in his work, waterproofing guy is skilled in his work. So you have to coordinate between everyone. You have to prepare schedules. You have to share the schedules with them. You have to force them to uh, like to work in that particular schedule. So teams often change during the project period. What is this? See, what happens? Your first electrical contractor didn't suit you. He used to bring very less labor at site. It was very uh, what you call it, difficult to work with. Okay, if you gave him 10 days schedule, he used to complete work in 15 days, 20 days. He was delaying your complete project. Okay, so बहुत सारे टीम्स, मेनी पीपल पूरे प्रोजेक्ट में चेंज होते रहते हैं. मेनी टाइम्स इट हैपेंस, जैसे आई गॉट पोस्टेड इन वन XYZ प्रोजेक्ट. सो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज इन पवई. After that, I was shifted in Mumbai itself to Mulund side, and someone replaced me in my Powai project. So all these transfers happens in our companies. सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये होता है, लेबर चेंज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टर ही आपको नहीं जमता है तो आप शिफ्ट चेंज करके दूसरा ले आते हैं. ये बहुत चीजें होती हैं. So require contractors to marshal labor, equipment, material and components of specific size. Everything has to be in the specifications shared by the client. Plans, estimates, time schedules have to be made in advance on the basis of limited information. See, the first day जब हम टेंडर भरते हैं, स्टार्टिंग में ही there is a time frame written that you need to complete this project in 2 years or 3 years, and whether monsoon period is included or not in those 2-3 years, or monsoon period is extra, all those things are also clearly written. Judgment about future has to be made and built into the plans and forecast. So throughout the project, what the work of a good civil engineer or a project manager or who is anyone who is involved in construction is that all the planning, budgeting, scheduling, all these things you need to do in advance with the limited information you have available. See, आपका आज साइट चालू हो जाने के बाद आप 4 दिन बाद का काम आज करने नहीं बैठेंगे. ओके, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, वेंडर्स को, मटेरियल वेंडर्स को कॉल कर रहे हैं. हर मटेरियल में एक लीड टाइम होता है. कोई मटेरियल को डिलीवर होने में 5 डेज लगते हैं. कुछ मटेरियल फॉरेन से, दूसरी कंट्री से आता है, जैसे मार्बल, इटालियन मार्बल का 3 मंथ्स का 2.5 मंथ्स का लीड टाइम होता है. अगर आपको टावर क्रेन अपने साइट पे सेटअप करनी है तो वो टावर क्रेन का 1.5 to 2 मंथ्स लीड टाइम होता है. अगर पैसेंजर होइस्ट, जो हम टेम्पररी स्ट्रक्चर, जो टेम्पररी होइस्ट दैट वी इंस्टॉल ऑन साइट, दैट इज फॉर लेबर मूवमेंट एज वेल एज मटेरियल मूवमेंट, इट हैज 2.5 to 3 months मोबिलाइजेशन पीरियड. सो ये सारी चीजें आपको एडवांस में कंसिडर करनी पड़ती हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपकी कंपनी से कुछ अप्रूव करवाने में कितना टाइम लगने वाला है, हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक टू गेट द सेम कॉस्टिंग अप्रूव फ्रॉम क्लाइंट, देन व्हाट इज द लीड टाइम ऑफ दैट मटेरियल. सो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोजेक्ट में. पैसे, यहाँ पे आपको जो जो चीजें दिख रही है, एवरीथिंग इज अ रिस्क. टाइम, मनी, resources, labor, manpower, material, delivery on time, timely payment. Up, if you will get timely payment from client, then only you can give timely payment to your laborers. अगर client आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक पेमेंट नहीं करेगा तो आप कितने टाइम तक अपने जेब से अपने अंडर के लेबर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करते रहेंगे. सो बहुत सारे रिस्क अराइज होती है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करने का सोचते हैं. अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आया, उसी टाइम पे एटलीस्ट 80 to 100 risks that will be there that you need to think about and cover. उसके लिए there is a profile known as risk person. Generally, the people who are working in planning, commercial or contracts or billing, जो बैक ऑफिस में रहते हैं, उनमें से हर प्रोजेक्ट पे देयर इज अ टीम ऑफ 1 to 2 पीपल इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द कंस्ट्रक्शन मैनेजर के साथ अलॉट किया जाता है एक हमारे लेवल के पोस्ट के बंदे को. उसका काम होता है, हिज वर्क एट साइट इज टू मेंटेन रिस्क रजिस्टर. Okay, then update that risk register daily, perform the project risk management, give risk presentations to our head office, to client, अलार्म एवरीवन इफ कोई रिस्क है प्रोजेक्ट पे जो पिछले 2-3 महीने से अनअटेंडेड जा रही है, अब वो बहुत रिस्क सीवियर बनती जा रही है, विच रिस्क वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम बट नाउ दैट इज अ सीवियर टॉपिक ऑफ कंसर्न, टू अलार्म एवरीवन टू गेट द सॉल्यूशन एंड देन फाइनली क्लोज दैट पर्टिकुलर रिस्क विद द सॉल्यूशन. सो ये पूरा हर कंपनी में, इंडिया में जो भी टॉप 40-50 कंपनीज है, एवरीवन फॉलोज रिस्क मैनेजमेंट. एंड इंडिया के बाहर आप कहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लानिंग जितना इंपॉर्टेंट है. सो जजमेंट अबाउट फ्यूचर हैज टू बी मेड एंड बिल्ट इनटू प्लान एंड फोरकास्ट. आप फ्यूचर के हिसाब से अभी से जजमेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपने लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में जो जजमेंट करते हैं कि हाँ 5 years फ्रॉम नाउ माय पैकेज आफ्टर 5 years विल बी दिस और माय पैकेज आफ्टर 4 years विल बी दिस, तो वो आपका एक जजमेंट होता है. बट वो कितना रियलिस्टिक है वो डिपेंड करता है रिस्क पे, कि उस पर्टिकुलर पोस्ट पे या उस सैलरी पे पहुंचने के लिए व्हाट वर द रिस्क, हैव यू आइडेंटिफाइड दोज रिस्क, आर you able to tackle those risks,
हैव यू मिटिगेटेड दोस रिस्क अकॉर्डिंगली? आप उस लेवल पे, उस पोस्ट पे 5 years फ्रॉम नाउ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो डिपेंड करता है। वैसे ही दिस इज सेम। सो इन कंस्ट्रक्शन हर चीज अपन जज कर रहे हैं कि बजट प्रोजेक्ट का इतना हो जाएगा, टाइम इतना होगा, मटेरियल इतना ही क्वांटिटी में यूज होगा। So everything is a risk because you are forecasting it about the future. You are not 100% sure about anything. Your calculations are only 99% sure. So the construction projects are complex and require understanding of design, construction, and management. It involves huge processes, procedures, objectives, targets, both human and other resources, expectations, promises, then contracts, schedules, budgets, plans, coordination, supply chain, stakeholders, etc. The projects are shared efforts of multiple parties and therefore uncertainty comes from various resources. Okay, देखिए आईटी प्रोजेक्ट्स में कैसा होता है, हर किसी का काम डिवाइडेड है, मुझे ये करना है, आपका ये काम है, आपको वो करना है। सो उसमें अनसर्टेनिटी कम होती है, सबको अपना अपना काम पता है। अब यहाँ पे कैसा होगा, अगर आपके साथ आपको काम पता भी है बट आपको आपका काम करते करते 200 और लोग हैं जिनसे कोऑर्डिनेट करना है, उन 150-200 पीपल में से भी एक दो लोग फेल होंगे उनके टारगेट में, तो पूरे प्रोजेक्ट का टारगेट फेल होगा। सो अनसर्टेनिटी कम्स फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। वी कम टू नो दैट 3 फैक्टर्स बिकम मेजर कंस्ट्रेंट्स फॉर एनी प्रोजेक्ट। टाइम ओवररन डिले, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि इंडिया की फिलहाल क्या सिचुएशन है। टाइम ओवररन डिले, पुअर परफॉर्मेंस कंप्राइजिंग विद क्वालिटी रिजल्ट्स। Okay, either we are compromising with quality in India, or we are going through time overruns and delays and cost overrun and over budget. बहुत सारे इंडिया में प्रोजेक्ट्स we prepare a budget of 80 CR 90 CR, but when we go to execute that project it becomes of 150 CR 145 CR. So all these things, cost overrun and quality खराब and project delay होना, ये एक साइकिल है जिस साइकिल पे हमारे सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स चलते हैं, क्वालिटी, कॉस्ट, स्कोप, टाइम। So we'll discuss first what is risk. So basically what is risk? Risk exists if there is something you don't want to happen having a chance to happen. Okay, I'll again repeat in English, then I'll again repeat it in Hindi. Risk exists if there is something you don't want to happen having a chance to happen. कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते नहीं हो कि हो, but there is a chance कि वो हो सकता है आपके प्रोजेक्ट पे, वो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप उसको कम करने की कोशिश कर सकते हो, आप नहीं चाहते हो कि वो हो बट वो हो सकता है। दैट थिंग is known as risk. Okay, now हर किसी को रिस्क सुन के लगता है भाई लाइफ में रिस्क है कि रिस्क इज नेगेटिव। ऐसा नहीं है, ऑल रिस्क आर नॉट बैड रिस्क। ओके, रिस्क जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो रिस्क नीड्स टू बी रिव्यूड एज पॉजिटिव रिस्क। ओके, जब आपके बिजनेस में आपको पॉजिटिव रिस्क भी लेनी पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही। फॉर एग्जांपल, कोई भी XYZ कंपनी है विच इज एन इंफ्रा कंपनी। व्हाट है इंफ्रा कंपनी इज? जिसने पूरे लाइफ अपने हाईवेज के, एक्सप्रेसवे के, रोडवेज के, यही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स किए हैं। नाउ इफ समवन इज अ इंफ्रा कंपनी एंड नाउ दे वांट टू एक्सपांड देयर बिजनेस, ओके, तो अभी तक उन्हें रोड और हाईवे का ही एक्सपीरियंस है, पहली बार वो चाह रहे हैं कि वो किसी मेट्रो के प्रोजेक्ट में दे ट्राई टू बिड, और वो रियल स्टेट में या कोई मॉल बन रहा है बड़ा, उसके लिए बिड करना चाह रहे हैं, या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए बिड करना चाह रहे हैं। तो रिस्क तो वहां भी है। क्या रिस्क है? आप फेल हो सकते हो बहुत बुरी तरीके से। हो सकता है कि आपको वो वाला काम समझ में ही नहीं आया, आपकी टीम का एक्सपर्टाइज ही नहीं था रियल स्टेट में और कमर्शियल में। सो ऑल रिस्क आर नॉट बैड रिस्क, दिस इज अ पॉजिटिव रिस्क बिकॉज दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। रिस्क अभी भी है बट देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट मे बी आपका वो प्रोजेक्ट, मे बी आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट ही इतना क्वालिटी में और इतना विद प्रॉफिट सक्सेसफुल हो जाए कि आप इंफ्रा छोड़ के रियल स्टेट में ज्यादा फोकस करने लग जाए। So everything is a risk in construction industry. If they are positive, जो जिनसे कुछ अच्छे आउटकम आ सकते हैं, those are known as opportunities. Negative मतलब जो बिल्कुल प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है, those are known as threats. And neutral, जो रिस्क तो है बट उससे हमारे प्रोजेक्ट पे कोई सब्सटेंशियल असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ 10 करोड़ के प्रोजेक्ट में कोई रिस्क से 500,000 रुपए कम ज्यादा हो रहे होंगे, तो वो प्रोजेक्ट के लिए कोई 10 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए आई डोंट थिंक 800 या 900 रुपीज की रिस्क मैटर करती है। सो न्यूट्रल, जिनका कोई एज सच इंपैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे नहीं होने वाला है। ये एक पहला कंसेप्ट है जो हम डिटेल में बहुत बहुत बाद में जाएंगे। रिस्क इज नॉट स्टैटिक, नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल इवेंट बट आल्सो रिलेट्स टू फ्यूचर कंडीशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, दूसरा कंसेप्ट ये है कि रिस्क स्टैटिक नहीं होती है। इसका एग्जांपल देता हूं। अब जैसे आज फॉर एग्जांपल मेरे लिए कोई रिस्क बहुत ही छोटी सी रिस्क थी। मैंने देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन माय क्लाइंट एंड मी, आई एम वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ प्रोजेक्ट। मेरा फॉर एग्जांपल मैंने गवर्नमेंट का टेंडर फिल किया है,
मेरा गवर्नमेंट के साथ मैंने टेंडर ये साइन किया है कि आपको आपका बिल साइन होने के 30 डेज में पेमेंट मिल जाएगा। अब जो अभी कोविड की सिचुएशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास फंडिंग का जो इशू है पिछले 2 साल से, जब से कोविड आया, बिकॉज देयर मैक्सिमम बजट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन मेडिकल एक्सपेंसेस, वैक्सीन्स, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं हमारे गवर्नमेंट को। उनका रेवेन्यू कम हुआ, जीएसटी कलेक्शन बीच में कम हो गया था, अब वापस नॉर्मल हो गया। सो बेसिकली हो सकता है आज आज मेरा बिल साइन कर दिया गवर्नमेंट के इंजीनियर्स ने। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि टुडे 7 February, मैक्सिमम बाय 10th March आई विल गेट माय पेमेंट, बिकॉज आई वाज टोल्ड 30 days। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाय 10th March आई विल रिसीव द पेमेंट, बट मोस्टली क्योंकि जो अभी का सिनेरियो है, हो सकता है कि 10th March की जगह 20th March तक पेमेंट नहीं आया। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट में अगर 10 दिन पेमेंट डिले हुआ है, हो सकता है कि वो अभी मेरे लिए बहुत ही छोटा सा रिस्क है। ओके, इसीलिए रिस्क को अनस्टैटिक बोलते हैं कि अभी वो मेरे लिए माइनर रिस्क हुआ। मैंने मेरे रिस्क रजिस्टर में या मैंने मेरे मैनेजमेंट से डिस्कस्ड इट इन डिटेल दैट सर, since last 10-12 days payment is awaited from client, this was the amount and their payment is running 10-15 days late. Starting में it will be a minor risk. Your management will tell you that you can escalate this okay, I'll reshare just a second. Yeah, I hope now the entire screen is visible. Yeah. So basically risk is unstatic. Now अगर यही पेमेंट मुझे 10th March की जगह 10th May तक भी नहीं आया, 2.5 months बाद, ये रिस्क जो आज मेरे लिए माइनर रिस्क थी, that will become a very major risk for my complete project. So that is known as risk is not static. Now this is the graph that we need to study and understand about construction. ये एक पूरा प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है. What is this life cycle? सबसे पहला, this is the time. ये x axis है, ये y axis, there are two y axis. In the first x axis this is time. I hope the graph is visible to everyone. ये with time, ये टाइम यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है. हियर द रिस्क इज इंक्रीजिंग. ये y फर्स्ट y एक्सिस है, एंड ये वैल्यू जो मुझे रीवर्क करवाना पड़ रहा है, दैट इज आल्सो गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. अब कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस. फर्स्ट इज द कंसीव स्टेज. जब आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरे पास ये प्लॉट ऑफ लैंड है यार, यहाँ पे मुझे आई थिंक आई कैन ये वाले प्रोजेक्ट पे मैं काम कर सकता हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट मुझे ऐसे करना चाहिए. आपने कॉन्ट्रैक्टर्स, आपने आर्किटेक्ट ढूंढना चालू किया. मतलब जब आपके दिमाग में एक आइडिया आया फॉर अ प्रोजेक्ट, दैट इज नोन एज फेज 1 कंसीव. अब उस टाइम पे अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी है. और अपॉर्चुनिटी क्यों उसमें सबसे ज्यादा है? बिकॉज, और रिस्क भी सबसे ज्यादा है. देखिए, एज अ क्लाइंट आपके ऊपर डिपेंड किया कि आपके पास एक 5000 स्क्वायर फीट का लैंड था, तो अब उसमें आप G+10 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या G+8 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं. वहां आप 3 बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या 2 बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, या वहां पर हो सकता है कि वो एरिया कमर्शियल था, दैट वाज अ कमर्शियल लैंड, एंड वहां पे आप रेसिडेंशियल बनाने लग गए. मे बी इफ Yeah, is it visible now? सो फर्स्ट ये हमारा कंसीव स्टेज हो गया. सो इसमें आपके दिमाग में जो आइडिया आया उसके हिसाब से प्रोजेक्ट चलेगा एज अ क्लाइंट. तो इसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी है चेंजेस करने की, पैसे बनाने की, सबसे ज्यादा रिस्क भी है. सेकंड होता है डेवलपमेंट फेज. जब आपने फाइनल कर लिया व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट, आप उसके प्लान्स बनवाने लग गए, आर्किटेक्ट फाइनल करने लग गए, सब कुछ करने लग गए. देन थर्ड फेज हो गया एग्जीक्यूट, जिसमें हम पूरे टाइम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. एंड फोर्थ हो गया हमारा फिनिशिंग. तो जैसे जैसे एक एक स्टेज हम आगे बढ़ते जाते हैं, रिस्क कम होती जाती है एंड अपॉर्चुनिटी भी पैरेलली कम होती जाती है. देन अब ये है यहाँ पर अमाउंट एट स्टेक. ये क्यों हर स्टेज में बढ़ रहा है ये मैं आपको बताता हूं. जैसे सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में, कंसीव स्टेज में, मेरे दिमाग में पहले एक आइडिया आया कि मैं ग्राउंड +5 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाऊंगा. अगर उसको
मैंने 10 दिन बाद सोच लिया कि मैं अब ग्राउंड प्लस 12 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो उसमें मेरा वो चेंजेस करने से कुछ भी ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि मैंने अभी तक उस पर काम ही चालू नहीं करा था, सिर्फ वो आइडिया है मेरे दिमाग में। तो इसीलिए चेंजेस करने में जो आपका अमाउंट वेस्ट होता है वो सबसे कम होता है कंसीव स्टेज में, बट अपॉर्चुनिटी इसमें दिमाग लगाने की सबसे ज्यादा होती है। सेकंड होता है डेवलप। डेवलप स्टेज मतलब जब मैंने आर्किटेक्ट फाइनल कर लिया, अब हम एक एक केस स्टडी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज डक्ट्स, आपके टॉयलेट्स में, बाथरूम में एक छोटा सा डक्ट हम लोग छोड़ते हैं, वेयर वी इंस्टॉल द एग्जॉस्ट फैन। ओके, सो उस डक्ट में मान लीजिए मैंने आर्किटेक्ट फाइनल कर लिया, मैं डेवलपमेंट स्टेज में हूँ, आर्किटेक्ट मेरा ड्राइंग्स बना रहा है। पहला केस ये होता है कि मैंने उसकी फर्स्ट ड्राइंग में वो चीज पकड़ ली कि वो बाथरूम्स में डक्ट की विंडो देना भूल गए। मैंने उन्हें वापस ड्राइंग्स बनाने के लिए बोला, तो इसमें मेरा एक्सपेंस सिर्फ कितना बढ़ा कि जो वो जो प्रिंट लेकर आए थे वो वापस रीवर्क करेंगे 4-5 दिन उसमें, या 2 दिन उसमें रीवर्क करके वो मुझे वापस सॉफ्ट कॉपीज भेजेंगे, हार्ड कॉपीज ड्राइंग की भेजेंगे। जो पैसा मेरा वेस्ट होगा सिर्फ फोटोकॉपी में एंड ड्राइंग्स में होगा इन दी डेवलपमेंट फेज। बट थर्ड इज एग्जीक्यूशन फेज। मान लीजिए जब प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन इज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द प्रोजेक्ट, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको एग्जीक्यूशन के टाइम यू आर गेटिंग टू नो कि यार वहां पर वेंट ही नहीं छोड़े हैं टॉयलेट्स में क्लाइंट ने, सॉरी आपके आर्किटेक्ट ने ड्राइंग में, व्हेन अ कस्टमर इज टेलिंग यू दैट सर वेंट नहीं है यहाँ पे, तब आपका बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको वापस, आपने वॉल बना दी थी, प्लास्टर कर दिया था, अब वो आपको प्लास्टर के बाद थोड़ा सा वापस से रिपेयर करके तोड़ के उसको बनाना पड़ रहा है, फिर प्लास्टर करना पड़ रहा है। तो आपको तोड़ने का भी पैसा देना पड़ेगा, प्लास्टर की वापस फिनिशिंग करने का भी पैसा देना पड़ेगा, आपका 2-3 बार पैसा वेस्ट होगा। अब उसी की जगह आफ्टर एग्जीक्यूशन, अगर फोर्थ फेज में फिनिशिंग के टाइम, जब आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने आ गया है, आप क्लाइंट को हैंडओवर करके जा रहे हैं कीज, उस टाइम अगर क्लाइंट ने बोला फिनिशिंग में कि आर्या कोई टॉयलेट्स में वेंट ही नहीं है, मैं एग्जॉस्ट फैन कहां इंस्टॉल करूंगा, मुझे वेंट्स चाहिए टॉयलेट्स में, तो उस टाइम अगर आपने फिर इंस्टॉल किए, तो आप पेंट भी कर चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं, आप वापस पूरा तोड़ेंगे, आप वापस पूरा रिपेयरिंग करेंगे, 3 बार लेबर को पे करेंगे, आप पेंट करवाएंगे, उसमें वापस पैच वर्क करवाएंगे, उसमें टाइल्स खराब होगी, जो मटेरियल गिरेगा नीचे, बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो जैसे जैसे अपन जिस रिस्क को पकड़ेंगे जितना आगे जाके, उतना ज्यादा उसके वजह से जो प्रोजेक्ट पे फाइनेंशियली इंपैक्ट आएगा एंड टाइम में इंपैक्ट आएगा, दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। दिस अमाउंट एट स्टेक। ओके, एंड आपका अपॉर्चुनिटी कम होती जाएगी उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने की। दिस इज नोन एज, ये प्रोजेक्ट का एक रिस्क का ग्राफ होता है। दिस इज द टोटल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। 4 फेजेस होते हैं हर प्रोजेक्ट में, कंसीव, डेवलप, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। दिस वाज द ग्राफ ऑफ, दिस इज नोन एज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ग्राफ। Then what is the difference between risk and uncertainty? And now there is a small difference between risk and uncertainty. Everything which is uncertain to happen in life is not risk. The word uncertainty is used to replace the term risk. Risk versus uncertainty. Uncertainty is immeasurable, not possible to calculate, while risk is measurable. Okay, again example which I took of the packages and salaries of everyone. See, after 5 years where you will be in your life, there is a 90% chance that you can calculate as per average yearly increment you can calculate. Then you can calculate that if after 2 years I switch company, then average package, average jump in construction industry during switches to around 20%. So like that 90% you can calculate. So whatever risk that you can measure in terms of cost, in terms of time, any event in construction, you know that if this will happen, if this goes wrong, minimum 15 days will be wasted, minimum 20 days will be wasted, whatever that you can calculate as technical civil engineers. Anything that we can show on quantities, budget, time, anything that is risk. And uncertainty is anything which you cannot measure. Okay, one may have uncertainty without risk, but not risk without uncertainty. Uncertainty is the absence of information about future events. See, uncertainty is you have no idea about future events, but in risk, you have calculated everything. You have some idea in your brain that this event can occur. Risk also has a dimension of perception. Okay, so to whom risk is adverse or significant? परसेप्शन का हिंदी में मीनिंग ये होता है नजरिया. ओके, दैट इन इंग्लिश इज परसेप्शन. सो रिस्क ऑल्सो हैज अ डायमेंशन ऑफ परसेप्शन. व्हाट डज इट मीन? That whether that risk is right now important for you, for your team or not, or when it will be important for you, it will be major or minor. That is perception of risk. To whom risk is adverse or significant, to whom risk is opportunity or risk driven, risk perception is identified as one of the major development in
risk management. Phenomenon closely associated with uncertain events, that is known as risk. It is chance of loss. It may be either frequency or probability of occurrence. This is the formula of calculating risk. See, risk, in risk there are two components. I'll again explain in Hindi if anyone has issues with English. In risk there are two components. सबसे first, probability of occurrence of loss into consequence or magnitude of loss. Okay, आई रिपीट इन हिंदी. सबसे पहला, ये जो आप एक्टिविटी पकड़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज का, इस बैड या गुड थिंग का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? आउट ऑफ 100% कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज हो सकती है? 30%, 40%, 50%? कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है उसके होने की, मल्टीप्लाइड बाय उस, वो अगर होगा तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. मतलब अगर ये चीज हो गई तो आपकी कंपनी को 5 लाख का लॉस होगा कि 10 लाख का लॉस होगा, 1 करोड़ का लॉस होगा, या आपका 20 डेज का टाइम का लॉस होगा. Probability, when you multiply it by magnitude of loss, that becomes your risk. All the potential outcomes, the probability of occurrence and cost of those outcomes. In this way you calculate risk. Probability into magnitude of loss. Yeah. सर आपका कौन सा पीपीटी चालू है? व्हाट इज रिस्क वाला पीपीटी ही मेरा चालू है. मैं एक बार वापस वो करता हूँ. एक्चुअली ये एक्चुअली गूगल मीट में बहुत इशू आता है. हम लोग जो मेन बैचेस लेते हैं ना, वो सब जूम में होते हैं. ये गूगल मीट का इशू है, बार बार अटकता है एक्चुअली, तो उसके लिए आई एम सॉरी. मैं वापस, ये अब ये दिख रहा है व्हाट इज रिस्क वाला? यस सर. ओके. सो ये वाला स्लाइड चालू था. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ लॉस इनटू कॉन्सिक्वेंस. ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क. प्रोबेबिलिटी इनटू मल्टीप्लाइड बाय magnitude, all the potential outcomes and probability into magnitude. This is risk. Now next slide पे मैंने switch किया है, extent of cost overrun with respect to original schedule. अब ये इंडिया की एक्चुअली क्या सिचुएशन है वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं. इन पावर सेक्टर 17.24% कॉस्ट ओवररन होता है हमारे प्रोजेक्ट्स में. रेलवेज में 28% कॉस्ट ओवररन, मीनिंग इफ एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट, इफ देयर वाज 100 CR, तो यू ऐड 28 करोड़ टू इट. पहले गवर्नमेंट ने बजट सोचा था 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो 130 करोड़ में कंप्लीट हुआ. दिस इज द सिनेरियो इन अवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. पावर 17.24% कॉस्ट ओवररन, रेलवेज 28% कॉस्ट ओवररन. Yeah, is it visible now? Is it moving? Yes sir, it's moving. Yeah. So I'll not switch it to full. Full में ही वो अटक रही है बार बार. We'll just see it like that only. So this is the situation in Indian construction industry. Power sector 18% cost overrun. ये हम क्यों देख रहे हैं, इंडिया की फिलहाल सिचुएशन क्या है, so that we need to understand कि why risk management और ये सारी चीजें हमें समझना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि रिस्क हमारे यहाँ कोई कैलकुलेट ही नहीं करता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है. एक प्रोजेक्ट, देयर वाज 2 प्रोजेक्ट्स इन पावर सेक्टर इन विच कॉस्ट ओवररन वाज 76%, 75%. मतलब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 176 करोड़ में कंप्लीट हुआ. रेलवेज में कुछ प्रोजेक्ट्स में 192% कॉस्ट ओवररन है, यानी कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 292 करोड़ में पूरा हुआ. तो ना हमारी बजटिंग सही होती है कभी, ना हमारी कॉस्टिंग सही होती है, ना हम लोगों को रिस्क कैलकुलेट करना आता है. दीज आर द इश्यूज इन इंडियन, एटलीस्ट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. प्राइवेट में तो हम लोगों ने बहुत चीज एमएनसी कल्चर फॉलो करके सब चेंजेस कर दिए. रोड्स एंड हाईवेज 106% कॉस्ट ओवररन, अर्बन डेवलपमेंट में 81% कॉस्ट ओवररन है. अब हम टाइम ओवररन देखते हैं. पावर सेक्टर में कुछ प्रोजेक्ट्स 1 मंथ डिले से लेकर दे हैव 123 मंथ्स projects have been delayed. In railways, from 3 months to 261 months projects have been delayed. All this data is in months. Roads and highways में from 6 months to 61 months. Urban development 8 months to 60 months. So ये actually situation है इंडिया का. Can you guess what are the reasons from the overterms reported by various project implementing agencies? ये सारे reasons हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने, क्लाइंट ने, कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बताया कि ये सारे reasons थे. अब आप when we'll discuss this reasons, you will come to know कि there was no such reason out of this जो हम estimate नहीं कर सकते थे. जो हमारे रिस्क में अगर होता तो हम किस हद तक उसे कम कर सकते थे. डिले इन लैंड एक्विजिशन. एवरीवन नोस कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन में डिले होता ही है. अगर ये रिस्क, इफ दैट रिस्क वी हैव कंसिडर्ड, हम बहुत स्ट्रिंजेंटली 2-2 महीने तक क्लाइंट से फॉलो अप करते, तो मे बी मेल करते, लेटर्स डालते क्लाइंट को, हम लोग उनके टॉप लेवल मैनेजमेंट तक हल्ला मचाते वाया रिस्क मैनेजमेंट.
मे बी जो लैंड एक्वायर करने में उन्होंने 6 मंथ्स लगाए, मे बी वो लैंड वो 3 मंथ्स में एक्वायर कर लेते हैं, आप 2-3 मंथ्स का डिले बचा सकते थे. देन डिले इन फॉरेस्ट क्लियरेंस, फंड कंस्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम्स इन इक्विपमेंट इरेक्शन. ये फंड कंस्ट्रेंट्स कब आते हैं? जब देयर इज बजट आपका एक्यूरेट नहीं बना हुआ है, बजट गलत था, एक्चुअल साइट पे कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है. प्रॉब्लम्स इन इक्विपमेंट इरेक्शन, सी आपने टावर क्रेन ऑर्डर कर दी, आपने यू सेड कि मुझे टावर क्रेन इस दिन को साइट पे इंस्टॉल करना है, बट आपने ये सब चीजें देखी ही नहीं कि टावर क्रेन के कंपोनेंट्स अंदर एंटर होंगे, तो वेदर आपके गेट इज अलाउइंग दैट टर्निंग रेडियस की वो इतनी बड़ी बड़ी, सबसे बड़ी वाली जो हमारी गाड़ियां होती हैं वो साइट पे एंटर हो पा रही हैं कि नहीं. जब टावर क्रेन हम इरेक्ट करते हैं, हमें एटलीस्ट एक साइड पे 13 से 13.5 मीटर स्पेस भी रिक्वायर, क्योंकि उसकी इरेक्शन मशीन और वो सब लगने के लिए. ये सारी चीजें हमने कंसिडर ही नहीं करी. ऑल दिस रिस्क वर नोन टू अस एज सिविल इंजीनियर्स, बट वी डिडंट हैव टाइम, और इसलिए हमें इक्विपमेंट इरेक्ट करने में जितनी प्रॉब्लम आनी चाहिए थी उससे ज्यादा दिन वेस्ट हो गए. स्लो प्रोग्रेस इन सिविल वर्क्स, कोर्ट केसेस, a delay in forest clearance, delay in supply of equipments. देखिए, there is nothing as such delay in supply of equipments. Okay, generally क्या होता है जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एज अ इंचार्ज हमें पता ही नहीं था कि उस मशीन को आने में साइट पे 3 मंथ्स लगते हैं. अगर हमें पता होता एंड आपको यू नो दैट योर कंपनी विल रिक्वायर 20 to 25 days टू फाइनल रेट विद एनी, अगर देयर इज अ बिग कॉन्ट्रैक्ट, at least your company will take 15 to 20 months to sorry 15 to 20 days to final a rate. तो वाई, अगर आपको इफ टावर क्रेन, आपको उस लेवल की प्लानिंग करनी है एक्चुअली, कि अगर आपको टावर क्रेन 31 जुलाई को साइट पे चाहिए थी, तो दैट टावर क्रेन आपको फरवरी में उसका वर्क ऑर्डर बना के उसका रेट फाइनल करके एवरीथिंग शुड बी प्रोसेस्ड. तब मार्च अप्रैल मई में हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जून से क्रेन के इक्विपमेंट साइट पे आना शुरू होते, जून मंथ में वो इंस्टॉल होके मे बी जून एंड तक क्रेन साइट पे इंस्टॉल होती. बट आपने तो वेंडर पे लगा दिया डिले इन सप्लाई इक्विपमेंट्स, बट रियल रीजन इज मे बी आपको पता ही नहीं था कि मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स लग सकते हैं, आप 15-20 डेज सोच के बैठे थे. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. जियोलॉजिकल सरप्राइजेस, जियो माइनिंग कंडीशंस, शॉर्टेज ऑफ लेबर, मोइस प्रॉब्लम्स, कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज, inadequate mobilization by the contractor, law and order situation. अब इसमें से contractual issues, inadequate mobilization, shortage of labor, okay, delay in supply equipments, budgeting, out of this issues जो इंडिया में एक्चुअली हैं, उसमें से 70% इश्यूज आप कैटल कर सकते थे अगर आप हर 10-15 डेज में रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का. यू आर हैविंग अ मीटिंग विथ योर हेड ऑफिस, विथ क्लाइंट्स हेड ऑफिस, की दीज आर द इश्यूज दैट वी हैव विथ यू, एंड बिकॉज ऑफ यू वी आर नॉट एबल टू डू दी work in that particular speed which we have promised you. If you were discussing all these things with client every week, maybe 7-8 days, sending them letters, emails, maybe out of this delay at least 50% of delay you might have reduced. So ये सब चीजें होती हैं रिस्क मैनेजमेंट करने से. Then another thing is reactive and proactive risk strategies. Okay, reactive seems to be normal. ये actually जो इंडिया में हम सबसे ज्यादा करते हैं, that उसे हम बोलते हैं reactive risk strategy. दैट इज इन हिंदी इज कि कोई जब आग लग जाती है, आग लगने के बाद हम पानी ढूंढने जाते हैं. ओके, ये एक बहुत फेमस वर्ड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वॉर फुटिंग. वॉर फुटिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग गड़बड़ कर देते हैं साइट पर, उसके बाद हम भागते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं. बट हमें पता होता है 15 दिन पहले से कि वो चीज हो सकती है, बट तब हम एक्ट नहीं करते, हम आग लगने के बाद पानी लेने भागते हैं. उसे बोलते हैं रिएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी. आप ब्लंडर ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तो टाइम आपका वेस्ट होना ही है, बस वो उसके बाद आप पानी ढूंढने भाग रहे हैं. एंड प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी का हिंदी में सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपने स्टार्टिंग में ही रिस्क एंटिसिपेट कर लिए और उसके लिए जो आप मैक्सिमम कर सकते थे, जो उस लेवल पे पॉसिबल था, वो उस लेवल पे आपने उतना मैक्सिमम करने की पहले से प्रिकॉशनरी कुछ चीजें करने की कोशिश करी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन reactive as well as proactive risk strategies. So reactive firefighting mode, which most of the construction business firms follow. Don't worry, I will think of something, I will deal with it when it happens. It happens. अरे जब होगा देखा जाएगा. The majority of contractors, subcontractors, teams and managers rely on this approach. Nothing is done about risk until something goes wrong. The team then flies into action and attempt to correct the problem rapidly. If you don't actively attack the risk, they will actively attack you. ये हम लोग समझ ही नहीं पाते कि रिस्क पहले से सोचना कितना इंपॉर्टेंट है. Proactive risk strategies accept uncertainty, identify it. सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करें, assess probability and impact. At least try to calculate that what probability it may have, what impact it may have, and then try to deal with it.
in the earliest way possible. Objective of project risk management in project is about proactively working with project stakeholders to minimize the risk, whatever threats, minimize them, and maximize the opportunities associated with project decisions, reduce the number of surprise events, minimize consequences of adverse events, maximize the results of पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज. बेनिफिट क्या क्या होते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने से? मोर एंड बेटर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर verified, improved communications, higher probability of project success. There is always a higher probability of project success. Then proactive approach. Project might be cancelled. What is this project might be cancelled? ये benefits में क्यों लिखा हुआ है? देखिए, अगर आपने अर्लीस्ट स्टेज में ही रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, ओके, एंड तब आपको पता चल गया कि यार इस एरिया में G+7 फ्लोर्स बिल्डिंग या G+10 फ्लोर बिल्डिंग बनाने का कोई यूज ही नहीं है, इतने फ्लैट्स यहाँ पे बिकेंगे ही नहीं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो रही है मेरे प्रोजेक्ट के फेल होने की, सो देयर इज अ चांस कि आप प्रोजेक्ट स्टार्टिंग स्टेज में ही कैंसिल कर दें. तो ये इसलिए बेनिफिट्स में लिखा हुआ है. अगर आप टाइम पे प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे तो हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दें. अगर आप प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट को कभी भी कैंसिल ही नहीं करेंगे, आप ऐसी जगह आपका पैसा स्टक हो जाएगा जहां रिक्वायर्ड ही नहीं था, और उसके बाद आपको एक्चुअल अच्छे प्रोजेक्ट्स करने के लिए योर फंडिंग विल बी लेस. Why many firms don't follow risk management? क्यों छोटी कंपनीज, बिल्डर लोग हमारे इंडिया में नहीं करते ये सब? Unwillingness to admit that risk exists. वो विलिंग ही नहीं है ये करने के लिए कि भाई रिस्क नाम से कुछ होता है. पोस्टपोन दी हार्ड पास ऑफ द प्रोजेक्ट अंटिल लेटर. हार्ड चीजें सबसे लास्ट में पोस्टपोन कर दो, इजी करके अभी साइड हो जाओ. रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट मनी, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, can't prove it's necessary. Think like health insurance. See, risk management एक health insurance की तरह है. आप जिसको नहीं समझना चाहता है जो आदमी, आप उसको कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि सर रिस्क मैनेजमेंट तुम क्यों करो. जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, हर किसी के रिलेटिव कोई ना कोई होता है जो बोलता है कि भाई इंश्योरेंस लेने से कोई मतलब ही नहीं है. तो जैसे आप उस चीज को समझा नहीं सकते, वैसे ही इट इज रिस्क मैनेजमेंट. कैन डू, जब होगा तब देखा जाएगा. वेज टू अवॉइड रिस्क मैनेजमेंट. मैनेजिंग रिस्क इज एवरीबॉडीज बिजनेस. कुछ कंपनीज का ये कहना है कि रिस्क मैनेज करना हर किसी का काम है, वो हम हमारे ऊपर क्यों स्ट्रेस लें. There is only one risk, the project might fail and we are managing by working real hard to ensure that doesn't happen. Generally हमारे साथ इशू क्या होता है, हमारी बैक ऑफिस टीम, हमारे साइट इंजीनियर सब सुबह से रात तक इतनी सारी चीजों में काम में रहते हैं, बिलिंग से लेकर बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस रहता है हम लोगों के ऊपर. सो हम लोग नहीं उतना ये एक्स्ट्रा चीजों में दिमाग लगाना चाहते हैं. स्टेप्स क्या क्या है रिस्क मैनेजमेंट की? प्रोसेस स्टेप्स दैट एनेबल इंप्रूवमेंट इन डिसीजन मेकिंग, अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, अवॉइडिंग एंड मिनिमाइजिंग लॉसेस. ये थोड़ा सा मैं थ्योरी फटाफट आगे करता हूँ. रिस्क मैनेजमेंट इज द नेम गिवन टू लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, ट्रीटिंग एंड मॉनिटरिंग रिस्क. RM is methodology that help managers use best of their available resources. The risk management process steps are generic guide for organization regardless of type of business and activity. The aim is not to avoid risk but to make more informed decision to ensure that project objectives are achieved and ideally exceeded. The challenge is not to avoid risk but to take calculated risk. देखिए, लाइफ में जब कभी आप जॉब छोड़ने का सोचेंगे, आपको कुछ लोग बोलेंगे कि you should better take risk लेना is always good, but I would rather suggest कि take calculative risk, not illogical risk. Okay, that is what risk management is all about. Risk management practices कौन सी कंपनीज में सबसे ज्यादा यूज होता है? फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे कंस्ट्रक्शन के अलावा. बेसिक प्रोसेसेस क्या होते हैं जो हम बहुत डिटेल में जाएंगे ड्यूरिंग द सेशन. बेसिक स्टेप्स आर एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज दैट रिस्क, इवेल्युएट दोज रिस्क, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी एंड वो सब कैलकुलेट करना. एंड देन आपने सब कैलकुलेट कर लिया है तो वो आगे उसको ट्रीट करना. देन वंस द रिस्क इज सॉल्व्ड, continue monitor that risk again, that after few months again it does not become a risk for your project, and communication and consultation, both the cheese you need to do. So these are the 7 steps of risk management. When should risk management be carried out? Risk management planning should be applied early in project planning process, ideally at the conceptual design phase, to help identify risk and opportunities in time to incorporate any unnecessary response or action. So this was the syllabus what I have planned. Now I will share with you guys जो syllabus हम लोगों का 10 days के course का होने वाला है. And after sharing that syllabus, then I will take any doubts that you guys have related to risk management. So just a second, I'll start sharing the syllabus that we'll cover in the 10 days. Yeah.
So this is a 10 days course. It will be 1 hour daily. Content, what will be the contents that we will cover? सबसे पहले 2-4 दिन थोड़ा थ्योरी चलेगा. What is risk? Difference between uncertainty and risk. Positive, negative, neutral risk क्या होते हैं? Reactive, proactive risk strategies क्या होते हैं? Then हम risk management पे आएंगे. What is risk management? Objective क्या है risk management पढ़ने के? Benefits क्या क्या हैं? क्यों हमारे लिए as a engineer ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है? Why as we civil engineers need to study risk management and why all the big companies are now following risk management? ठीक है. 7 स्टेप प्रोसेस क्या क्या होती है रिस्क को मिटिगेट करने की. रिस्क की कैटेगरीज क्या होती है? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे सबसे पहले पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में. अगर आप अपना सर्टिफिकेट फ्लॉन्ट कर रहे हैं कोई भी इंटरव्यू में, आपने लिख दिया है कि सर आई हैव डन कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको काफी एक अपर हैंड देगा दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे इंटरव्यूज दूसरे कैंडिडेट से जॉब में. बट आपको क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा टारगेट होंगे. तो सबसे पहले ये सारी चीजें पूछी जाती है. प्रेडिक्टेबल एंड नॉन प्रेडिक्टेबल रिस्क, जेनेरिक रिस्क, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क, बिजनेस रिलेटेड रिस्क, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल रिस्क, फिजिबिलिटी, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन. देन ये बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं और ये जो है इसे हम इम्पैक्ट टेबल बोलते हैं, जो हम लोग बनाते हैं हर आइटम हर रिस्क के लिए, कि वेरी अनलाइकली, अनलाइकली, पॉसिबल, लाइकली, ग्रीन, ग्रीन, इन सब का बहुत डिटेल में मुझे समझाना पड़ेगा. ये पूरा ये एक हमारे आउटकम में से एक होता है जिसको हम रिस्क इम्पैक्ट टेबल बोलते हैं. So important terminologies for project and risk management: contingency reserve, management reserve, risk aptitude, appetite, threshold, limit, probability, impact. ये सब हम लोग कैलकुलेट करना देखेंगे उसमें. देन रूट कॉज एनालिसिस वी विल लर्न एंड कॉज मैपिंग मेथड वी विल लर्न. देन क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, कैसे प्रिपेयर होता है रिस्क रजिस्टर, वो पहले हम थ्योरेटिकली समझ लेंगे. देन ये जो रिस्क प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स है ये वाला, ये कैसे प्रिपेयर होता है, ये दोनों जॉब में हमें कैसे यूज होते हैं वो हम लोग देखेंगे. देन ये हम क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, डेविएशन, ये भी देखेंगे. देन उसके अलावा देन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या रिस्क होते हैं, क्लाइंट के क्या रिस्क होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के, सब कॉन्ट्रैक्टर के, किस टाइप के प्रोजेक्ट में किस टाइप के रिस्क होते हैं. ईपीसी एंड टर्न की अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें जनरली कौन सी टाइप की रिस्क ज्यादा होंगी. अगर बीओटी एंड डिजाइन बिल्ड आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कौन सी टाइप की रिस्क ज्यादा होंगी. आइटम रेट, लमसम, कॉस्ट प्लस, हर कॉन्ट्रैक्ट में किसकी रिस्क ज्यादा होती है, क्लाइंट की, कॉन्ट्रैक्टर की, हम वो सब देखेंगे. अब हमने रिस्क डिटेल में स्टडी कर लिया. उसके बाद रिस्क को ट्रीट कैसे करना है और रिस्क को हम ओवरकम कैसे करें प्रोजेक्ट में. तो रिस्क से रिस्पॉन्स करने की मेथड्स, टैकल करने की मेथड्स हम लोग देखेंगे. उसके बाद हम लोग रिस्क इंश्योरेंस थोड़ा स्टडी करेंगे, जो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, बेनिफिट्स, एक्सक्लूजन्स क्या है इंश्योरेंस के. ये सारे इंश्योरेंस होते हैं जो हमें साइट पे लेने पड़ते हैं. सीएआर, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी. ईएआर, इरेक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी. एमसी, मरीन का मिरेक्शन, मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी. सिविल इंजीनियरिंग, कंप्लीटेड रिस्क, डिटोरेटेशन ऑफ स्टॉक्स, एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट्स. ये सारी वो पॉलिसीज है जो हर प्रोजेक्ट में आपको कोई 2-3 अलग अलग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको ये पॉलिसीज पढ़नी पड़ेंगी, आपको आनी चाहिए प्रोजेक्ट पे. तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से सीएआर एंड ईएआर, वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड ब्रीफ में बची हुई पॉलिसीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग केस स्टडीज देखेंगे एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग रिस्क इंपैक्ट स्कोर टेबल. स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग रिस्क रजिस्टर. मेरे पास जो रेडी रिस्क रजिस्टर्स है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स के, कमर्शियल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाते हैं प्रोजेक्ट का, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. एंड केस स्टडीज, हाई राइज, 2-3 हाई राइज प्रोजेक्ट्स की हम लोग. हाई राइज मतलब जो 20-30 फ्लोर से ज्यादा के होते हैं, 100 मीटर से ज्यादा के प्रोजेक्ट को हाई राइज बोलते हैं, वो हम केस स्टडीज करेंगे. तो ये सारा पूरा प्रैक्टिकल पार्ट जो साइट पे मुझसे करवाया जाता था और रिस्क में बाकी लोगों से करवाया जाता है कंपनीज में, वो भी सारा हम लोग इसमें कवर करेंगे. So this is the session from my side for risk management. Anyone has doubt related to risk और session कब से start होगा क्या? Any doubt related to risk or construction or project management? You can ask. I'll stop sharing the screen now. You can type in the chat box any doubts that you guys have, or you can unmute and ask also. Good evening, sir. Good evening. Sir, Vinesh this side from Gurugram. Okay, sir. Yeah, actually, I just had a query that, sir, what types of the opportunity we have in the field, particularly related to the risk management, and how the risk management are related with respect to the Primavera software, because we are also doing the risk management in Primavera as well. Yes. See, risk. First, I'll tell you about the opportunities. So basically, what happens is there is, जैसे हर like in every office, it is fixed that there will be one planning person, there will be one commercial contracts person, there will be one billing guy. In the same way, risk is a small course. Okay, risk every project has to do.
एट एचओ लेवल, आरओ लेवल, प्रोजेक्ट लेवल, रिस्क हर किसी को परफॉर्म करना पड़ता है, बट रिस्क वो ऐसी चीज नहीं है जो आप पूरा 30 डेज तक रिस्क मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, मतलब आप आउट ऑफ 30 डेज में से आपको 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज यू विल हैव टू डू रिस्क मैनेजमेंट। तो इसीलिए उसके लिए कोई अलग से बंदा नहीं होता है। हर साइट पे यू डिसाइड अ पर्सन, वेदर इट इज प्लानिंग पर्सन, कमर्शियल, और वो हु परफॉर्म्स रिस्क मैनेजमेंट, जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट करता है। सो उससे क्या होता है, इफ यू हैव स्टडीड रिस्क मैनेजमेंट, तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ही नोज दैट आपको ऑलरेडी एक आइटम में तो अपर हैंड है दूसरे लोगों से। ओके, वन आइटम एटलीस्ट यू नो बेटर। तो आपको शेड्यूल्स मैनेज करना, कॉस्टिंग मैनेज करना, क्या क्या रिस्क होती है प्रोजेक्ट पे, उन्हें कैसे मिटिगेट करना, वो सारी चीजें, मतलब आप मैनेजमेंट पार्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, ये इंटरव्यूअर को क्लियरली दिख जाता है। और ये एक एडिशनल नॉलेज एंड सर्टिफिकेशन हो जाता है जो आपको एक, मतलब एक अपर हैंड देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लानिंग वाले की रिक्वायरमेंट निकलती है मेरे प्रोजेक्ट पे, तो अब 100 प्लानिंग वाले इंटरव्यू देने आएंगे। हर किसी को प्राइमावेरा आता है, हर किसी को एमएसपी आता है, और हर किसी को प्लानिंग करना आता है। हर कोई एलएनटी, शाहपुरजी, टाटा और ये जो 5-6 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, से जॉब करके आया है। तो बट डिफरेंस क्या है कि मैं आपको क्यों रखूं? तब आदमी ये देखता है कि इनको एडिशनल और क्या क्या आता है, इसमें क्या अपर हैंड है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वहां ये सारी चीजें काम में आती हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें प्लानिंग वाले को, बिलिंग, बजटिंग, साइट वाले को करनी पड़ती है। मटेरियल मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, 10-12 ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ये एक आपका थोड़ा अपर हैंड क्रिएट करता है। तो ये हो गया करियर अपॉर्चुनिटीज। एंड जो आपका प्राइमावेरा का सवाल था, प्राइमावेरा का एक सॉफ्टवेयर होता है, प्राइमावेरा रिस्क एनालिसिस बोलते हैं हम उसे। उसमें क्या होता है कि वो सारी रिस्क्स आप डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं प्राइमावेरा में, एंड उसके हिसाब से वो शेड्यूल को खुद एनालाइज करेगा, जो एल्गोरिदम्स ऑलरेडी सेट हैं प्राइमावेरा में, उसके हिसाब से कि जैसे आपने 300 डेज का शेड्यूल बनाया था, ये 10-12 रिस्क है आपके प्रोजेक्ट में, अगर ये रिस्क मेजर रिस्क हो जाएंगी तो उससे ये शेड्यूल ये हो जाएगा। मतलब प्राइमावेरा में पूरे एल्गोरिदम सेट है, वो पूरा रिस्क की एक आपको विथ ऑल द प्रोजेक्ट रिस्क एंड योर ओरिजिनल शेड्यूल, एंड शेड्यूल किस तरीके से डेविएट हो सकता है, वो सारी चीजें कंप्यूटर उसके पर्टिकुलर नॉलेज के हिसाब से एल्गोरिदम जो सेट होते हैं, जैसे हमारे इंस्टा, फेसबुक, हर सॉफ्टवेयर में, हर एप्लीकेशन में ऑलरेडी सेट एल्गोरिदम्स होते हैं, जो प्राइमावेरा में भी है। उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट की रिस्क आपको हर पॉइंट पे कैलकुलेट करके ऑलरेडी बता देगा, जो डेटा आपने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सॉरी, जो आपने डेटा इनपुट किया है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके। उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है प्राइमावेरा रिस्क एनालिसिस, जो थोड़ा सा प्राइमावेरा का ही एडवांस पार्ट है। वो भी फ्री डाउनलोड करना अवेलेबल है ओरेकल की वेबसाइट पे, इफ एनी स्टूडेंट्स वांट टू डाउनलोड। Okay, thank you, sir. What about the freshers? Means fresher इस ग्रुप, इस सॉफ्टवेयर को या इस को कैसे देखेगा अगर वो इसमें ज्वाइन होता है इस कोर्स को, तो उसके लिए क्या स्कोप है फ्रेशर के लिए? सर फ्रेशर के लिए वही स्कोप है जो आप दूसरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अगर एज अ फ्रेशर आप कोई भी दूसरा सर्टिफिकेट करते हैं, तो वो एक्चुअली आप क्यों करते हैं? आप नॉलेज बढ़ाने के लिए, एंड आपको जॉब में बेनिफिशियल हो जाए। मुझे इंजीनियरिंग से अलावा जो मुझे इंजीनियरिंग में नहीं सीखने को मिला, वो मुझे कुछ एडिशनल सीखने को मिले, जो मेरी जॉब में हेल्प करे, मेरे करियर को ग्रोथ करने में हेल्प करे। वही चीज रिस्क मैनेजमेंट है। जैसे आपको प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, ई टेंडरिंग, प्राइमावेरा, एमएसपी, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, वैसे ही आपको ये भी चीजें हैं जो आनी चाहिए। आपको जॉब में तो आपको करवाई ही जाएंगी, बट ये एक थोड़ा सा आपको इंटरव्यू में अपर हैंड देंगी। प्लस फ्रेशर के लिए कुछ अलग या जॉब वाले के लिए कुछ अलग ऐसा नहीं है। जो फ्रेशर्स दूसरी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं, वो सिर्फ नॉलेज ही गेन करने के लिए पढ़ते हैं, राइट? आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, या जो आप प्राइमावेरा का पूछ रहे हैं, या आप इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग में चीजें नहीं कवर हुई, मुझे बेटर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के बारे में पता पड़े। वैसे ही ये चीज है, ये भी एक पार्ट है जो आपको जॉब का, जो आपको करना ही है। सो इफ यू गेट अ नॉलेज अबाउट इट, आपको बहुत हेल्प होगा इंटरव्यूज में और बहुत सारी चीजों में। नॉलेज लेवल पे भी आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। या ओके, थैंक यू सर। तो इसमें कोई सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है ये? हाँ, थ्योरेटिकल प्लस इसमें रिस्क रजिस्टर आपको जो एक्सेल में बनता है, वो मतलब जो आपको जॉब में रिस्क में करना पड़ता है, वो पूरा इसमें कवर्ड है। प्राइमावेरा रिस्क एनालिसिस एक्चुअली इंडिया में एक आधी कंपनी यूज करती है, वो नहीं हमारे सिलेबस का पार्ट है। जो रिस्क मैनेजमेंट में जो भी करना पड़ता है एक्सेल में, वर्ड में, या नॉर्मल ये थ्योरी, वो सब कुछ ये सिलेबस का पार्ट है। इसमें कंटेंट जो होगा वो भी रिकॉर्डिंग, लाइव्स वगैरह या रिकॉर्डिंग, सब वही कंटेंट अवेलेबल होगा जो, या जो आप पीडीएफ आप शेयर करेंगे? देखिए कंटेंट क्या क्या रहता है। सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, वो मैं क्लास में प्रेजेंट करता हूँ। जो मैं प्रेजेंट करता हूँ वो पूरा रिकॉर्ड होता है।
आपकी क्लास छूटी हो या नहीं छूटी हो, आप वो रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं फर्स्ट। फिर जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूं वो भी मैं मेल कर देता हूं, जो आपको व्हाट्सएप या ईमेल पे, मेल पे आपको वो प्रेजेंटेशन भी आ जाएगी, तो आपके पास वो पीडीएफ भी हो गया प्लस पूरी रिकॉर्डिंग भी हो गई। आपको कुछ डाउट है आप वापस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। उसके अलावा जो मैं मेरे कंपनी का, जो मेरे पास एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट करा हुआ डेटा है, जो केस स्टडीज मैंने बना रखी है, कंटेंट, वो सारा मैं शेयर करते जाता हूँ। जिस दिन होता जाता है उसी दिन नाइट में मैं शेयर करते जाता हूँ, एंड विद इन 24 आवर्स वो अपलोड हो जाता है सिस्टम में। Okay, sir. Thank you. Last question. What will be the timing? टाइमिंग मोस्टली 8 to 9 ही रहेगा, क्योंकि ये जो कोर्सेज रहते हैं वो कॉलेज वाले प्लस जॉब वाले भी ज्वाइन करते हैं, तो इट्स बेटर कि यही वाला टाइम रहे 8 to 9। मैं भी जॉब से मोस्टली 8 के पहले कभी मेरा पॉसिबल नहीं होता है आना, है ना ही दूसरे जॉब वालों का पॉसिबल होता है, तो 8 to 9 ही रहेगा 90% टाइमिंग। बट वो आपको कंफर्म हो जाएगा, मतलब विद इन 1-2 days। ये 90% मैं आपको बता रहा हूँ। Okay, sir. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो, यस सर, बोलिए। मिस्टर अंशित, मेरा ये सवाल है कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग, कॉस्टिंग, बजटिंग इस प्रोफाइल में आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 4 years। ओके ओके एंड कुछ दिन पहले मैंने एक मतलब एक लिंक्डइन पे एक जॉब का ऐड देखा था। उसमें ये था कि जो केपीएमजी और ईवाई वगैरह जो है, जो बिग 4 कंपनीज है, वो रिस्क कंसल्टिंग के लिए ले रहे हैं वो। हाँ, रिस्क कंसल्टिंग ले रहे हैं उनको। वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लेते हैं, लेकिन मैं अभी रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। तो उनके जो पीपल रहते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज रहते हैं, हाँ, वो अगर किसी कंपनी में गए तो उनका क्या रोल रहता है? मुझे मतलब वो अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करना है, ये कोर्स के लिए, ये मतलब मैं जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो देखिए जो ये रिस्क कंसल्टिंग का प्रोफाइल होता है बेसिकली, ये बिग 4 में हम लोगों के होता है रियल एस्टेट रिस्क कंसल्टिंग। उसमें यही सारी चीजें होती हैं, मतलब हम सबसे ज्यादा जो आप शेड्यूल्स बनाते हैं और जो आप प्रोजेक्ट को ट्रैकिंग मॉनिटरिंग करते हैं वो रहेगा ही। कॉस्टिंग बजटिंग का जो आपका पार्ट है वो भी रहेगा, बट उसमें 30% रिस्क का पूरा पार्ट जुड़ जाएगा कि अगर बजटिंग में इतना वेरिएशन आता है तो उससे प्रोजेक्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, टाइम ओवररन से जो वेरिएंस आ रहा है उससे क्या इंपैक्ट आएगा, ये सारे रिस्क के टर्मिनोलॉजीज, ग्राफ, ये सारी चीजें यूज होंगी वहां पे। मतलब ये एक थोड़ा सा एडिशनल पार्ट हो जाएगा। प्लस आप जो आप कर रहे हैं, मतलब नॉट बेसिकली ई टेंडरिंग, बट हाँ कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत सारा पार्ट एंड प्लानिंग का बहुत सारा पार्ट उसमें यूज होगा। पर मेरे जो एक्चुअली 2-3 फ्रेंड्स काम कर रहे हैं वो मैं समझ के आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। दिस इज द आइडिया दैट आई हैव नॉट वर्कड इन बिग 4, बट मेरे जो फ्रेंड्स कर रहे हैं मैं आपको बिल्कुल पूछ के बता दूंगा, कोई इशू नहीं। बट बेसिकली द थिंग इज दैट जो आपका रिस्क वाला पार्ट है, वो रिस्क वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा इस वाले सेशन में। उसमें से बाकी जो एडिशनल उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं वो मैं आपको किसी से पूछ के बता दूंगा, अपार्ट फ्रॉम रिस्क। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। व्हाट इज द फी फॉर द कोर्स? सर ये आपको वो जिनसे भी आप कांटेक्ट करते हैं प्रो ट्रेनिंग में, वो लोग आपको बता देंगे। मिस्टर संजय सर, आप बहुत टाइम से हैंड रेज कर रहे हैं, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट, नो प्रॉब्लम। सर जो जूनियर लेवल पे काम कर रहे हैं उसको ये इनसे क्या लाभ मिलेगा? आप सर कहाँ क्या लेवल पे काम कर रहे हैं अभी, मतलब? हम तो साइट इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं सर, और पहले तो साइट इंजीनियर का ही काम देखते थे, अभी मेजरमेंट और बिलिंग भी थोड़ा देखते हैं। तो छोटे प्रोजेक्ट में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, तो इस कोर्स के करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, या मेरा करियर ग्रोथ कहाँ तक जा सकता है, अगर समझ में? हाँ देखिए, अभी आप साइट पर कर रहे थे तो आपका एक्सपीरियंस तो बहुत शानदार बन ही चुका है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो आपका करियर ग्रोथ हो सकता है वो आपका करियर ग्रोथ पहले होगा प्लानिंग, बिलिंग, बैक ऑफिस की तरफ, ठीक है? या फिर जैसे आप अब बिलिंग, मेजरमेंट्स, ये सारी चीजें भी आप देखने लगी गए हो, तो अब ये सब चीजें मिला के आप कभी भी बैक ऑफिस में अगर शिफ्ट होना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको प्लानिंग, बिलिंग, इसमें तो आपको बिलिंग के पूरे काम के साथ अगर ये भी आता होगा तो ये एक आपके लिए एडिशनल इनपुट हो जाएगा। मतलब सिर्फ देखिए, रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको पहले भी अभी बताया 5 मिनट पहले कि ये वो काम है जो आपको 30 दिन आपके प्रोफाइल के साथ आपको 4-5 डेज ये एक्स्ट्रा करना होता है। ये ऐसा नहीं है कि रिस्क वाला ही सिर्फ कोई अलग से बंदा होता है जो सिर्फ काम ही रिस्क का करता है, ओके? तो वो ये रिस्क से आपको ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रिस्क की आपकी कोई जॉब लग जाएगी। ये अगर आप बैक ऑफिस में या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एक एडिशनल सर्टिफिकेशन है। 30 दिन में से 5 दिन आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे आप बिल रोज नहीं बनाते हैं,
ठीक है, आप साइट पे काम करवाते हैं, आप सेफ्टी क्वालिटी आप सब चीज का साइट पर ध्यान रखते हैं, आप पूरा लेबर से काम करवाते हैं, कॉन्क्रीटिंग करवाते हैं, बट बिल आप महीने में 5 दिन ही बनाते हैं जब मेजरमेंट मांगते हैं आपसे। वैसे ही ये वो काम है रिस्क का जो महीने में 3-4 दिन आपको करना होता है, 5 दिन मैक्सिमम। सिर्फ रिस्क के बेसिस पे आपकी जॉब रिस्क में नहीं लग जाएगी। ये जनरली बिलिंग वाला या प्लानिंग वाला या कमर्शियल वाला ही कोई करता है, और हर प्रोजेक्ट पे एक अपॉइंटेड होता है इसके लिए। बट फिर आपके हेड ऑफिस में प्रेजेंटेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपको आगे एक्सपोजर, प्रोजेक्ट का जिस लेवल तक आपको डिटेल पता होता है, रिस्क वाले को वो किसी को भी नहीं पता होता है एक्चुअली। कितना मार्जिन आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअली में कहाँ लॉस हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, वो सब रिस्क वाले को पता होता है। हेलो। हेलो। हाँ सर, जैसे ये एज अ फ्रेश ही इसका क्या यूज़ है सर? जैसे फ्रेशर में तो रिस्क मैनेजमेंट हमको नहीं दे दिया जाएगा या प्रोक्यूरमेंट हमको नहीं दिया जाएगा, फ्रेशर में तो साइट इंजीनियर ही लगाया जाता है ना, तो फिर फ्रेशर में क्या चीज़ यूज़ कर देंगे हम इसको? हाँ देखिए, एज अ फ्रेशर हर किसी को साइट इंजीनियर नहीं दिया जाता है। जैसे मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, वो देखिए आप अब प्लानिंग में आप प्लानिंग के हेड नहीं बन जाएंगे, बट प्लानिंग की भी टीम में 3-4 लोग रहते हैं, जूनियर होते हैं, जीटीस होते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेनी होते हैं। हमारी कंपनी में पहले जो शाहपुर जी में ऐसा होता था कि 3 महीना आपको प्लानिंग में ट्रेन करेंगे, 3 महीना आपको कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेन करेंगे, 3 महीना आपको बिलिंग में ट्रेन करेंगे और 3 महीना साइट पे ट्रेन करेंगे। फिर साल भर बाद आपका परफॉर्मेंस पूरा जज करेंगे, और अगर आप उनको बेस्ट सूटेड लग रहे हैं बैक ऑफिस के लिए, तो आपको डायरेक्ट अच्छी बड़ी प्रोफाइल में भी डाल देंगे। इनफैक्ट मैंने अपने अंडर कम से कम 9 या 10 जीईटीज को, जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी हम जिसको बोलते हैं, जो एज अ फ्रेशर डायरेक्ट इंजीनियर के बाद आते हैं, उनको हमारे अंडर दिया जाता था, और हमने पूरा हर डिपार्टमेंट में वी हैव ट्रेन्ड देम अकॉर्डिंगली। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो डायरेक्ट साइट पर ही देते हैं, हर प्रोफाइल में भेजा जाता है जूनियर्स को। सर तो एज अ फ्रेशर हम जा सकते हैं उस पर बैक ऑफिस में? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, that in the company in which you are selected, whether it is willing to train you in those profiles or not. If you are selected in top 20-30 जो companies है, they train you 3 months in every profile, and then at the end they will decide as per your performance कि हाँ ये किस प्रोफाइल के लिए suitable है। जरूरी नहीं है everyone goes to site। सर बट एक प्रॉब्लम आती है, जो जितनी बड़ी कंपनी होती है टॉप 20 या टॉप 10 में देखें, तो वो एक्सपीरियंस बेस पे ही लेती हैं, वो फ्रेशर को तो कंसीडर ही नहीं करती। नहीं, फ्रेशर्स को कंसिडर करती हैं, बट वो फिर कॉलेज से होता है मतलब। नहीं सर, मैं 2021 का पास आउट हूँ, तो 2021 में तो हमारे कॉलेज में तो ऐसी कंपनी कोई आई ही नहीं थी, सिविल से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी कोई। हाँ, वो जैसे अपन लोगों के कॉलेज में, कोई नॉर्मल कॉलेज में नहीं आती हैं, पर ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं जाती हैं। 100 कॉलेज हैं इंडिया में जिनमें एल&टी, टाटा, एसपीसीएल सब घूमते रहते हैं फ्रेशर्स को लेने के लिए। वही फ्रेशर्स दे गेट सिलेक्टेड एंड कम टू जॉइन एज ट्रेनी। ट्रेनी उन्हीं को बोलते हैं जो कॉलेज से एज अ फ्रेशर डायरेक्ट सिलेक्ट होता है। सर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से पास आउट हुआ हूँ, तो सर हर साल आती थी, लेकिन इस बार ड्यूरिंग कोरोना के दौरान नहीं आ पाई थी, तो सर इसीलिए मैंने हाँ, सोचा ये और तो जगह भी ये नहीं तो रहता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो एक थोड़ा अलग सिचुएशन हो गया कोविड का। अब इस साल कौन से कॉलेज में गई हैं कंपनीज, कौन से में नहीं, वो तो इतना क्लियरिटी मुझे भी नहीं है। बट वो तो कोविड की वजह से, जो दैट इज द मार्केट सिनेरियो, उसमें तो हम लोग कुछ भी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता। सबके लिए ही सर मार्केट हम खराब लोग है, अगर वो कैसे इस खराब है फील्ड तो। में आ सकते हैं? जैसे अब हम लोग जाना चाहें, अभी तो हमारे यहाँ कॉलेज में तो कंपनी आई ठीक नहीं, है, अब जैसे प्लेसमेंट हुआ नहीं। आप देखिए, अब क्या क्या है, अब आपको अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है। सो अब अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेंगे? आप रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए, अगर मेरे पास 50 ऑप्शन है तो मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं? तो आप एटलीस्ट जैसे जैसे प्रो ट्रेनी है, ऐसे यूडेमी है, बहुत सारे लोग हैं, उससे कोई मतलब नहीं है आप कहाँ से क्या सीखते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना चालू कीजिए। जो प्रोफाइल को आप टारगेट कर रहे हैं, आपको टारगेट है कि यार मैं तो बैक ऑफिस वाला ही बंदा बनना चाहता हूँ, मेरे को वही मेरा लैपटॉप पे पूरा प्लानिंग करना है, मैनेज करना है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो वो सारे कोर्सेज आप सीखना स्टार्ट कीजिए। वो आप कहीं से भी सीखे, दैट डजंट कंसर्न मी। बट आपको अपना, यू नीड टू फोकस ऑन योर रिज्यूमे नाउ, एंड पैरेलली आप जो भी करते हैं, जैसे एडिशनली वट एवर यू डू, आप अपना रिज्यूमे बना के जॉब सर्च और ये पैरेलली चालू रखें। बट गेट योर रिज्यूमे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, और एडिशनल सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग में नहीं सिखाते हैं वो आप सीखें, प्लानिंग के सॉफ्टवेयर सीखें। एमएसपी प्राइमावेरा तो मेरे हिसाब से हर किसी को आना चाहिए,
वो आप सब सीखें, आप एक्सेल में थोड़ा एडवांस एक्सेल के सर्टिफिकेशंस लें, तो ये सब चीजों से आपको थोड़ा सा आपका रिज्यूम स्ट्रांग दिखेगा। तो मे बी द चांस प्रोबेबिलिटी की जो हम रिस्क मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं, जब से कि प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, कम करनी है, आपकी सिलेक्ट होने की, इंटरव्यू तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर इंटरव्यू में तो सब कुछ वो है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Hello, sir. This is Ramana Rao. I just wanted to know if this certificate, are you giving any certificate for completing the course? Yes, sir. So the Pro Trainee in which you have connected the app, they provide proper certifications. What happens is, after completing every course, we give you a small assignment. That assignment is not anything big. That is generally related to what we have studied in the course. That assignment, when you complete and submit, either to me or directly to the Pro Trainee team, they'll share it with me. So as soon as all the assignments are completed, then you get the certificate. एंड दैट इज ऑल। लाइक वो आप प्रो ट्रेनी टीम में, सर मैं तो क्योंकि इंस्ट्रक्टर हूँ, वो आपने जिनसे भी कोऑर्डिनेट करते हैं, आप कोई भी लिंक जिससे आपने शेयर किया, वो आपको बता देंगे कि वो सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से सर्टिफाइड है। ओके, आई थिंक दे हैव टाई अप विद 2-3 प्लेसेस। So, what is the acceptability of this certificate in the market? सर देखिए, एक्सेप्टेबिलिटी तो जैसे जो मतलब हम लोग अब यूडेमी टाइप के जो हम लोग कोर्सेज करते हैं, वी गेट सर्टिफिकेट वैसा ही। पर अब क्योंकि ये बहुत ग्रो करता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर के सर्टिफिकेट्स पीपल आर टेकिंग फ्रॉम प्रो ट्रेनी, सो स्टेप बाय स्टेप इट इज बिकमिंग अ ब्रांड इन कंस्ट्रक्शन सिंस लास्ट 2-3 इयर्स। सो सर्टिफिकेट की वैल्यू तो सर बहुत होती है, क्योंकि आपने कोई नई चीज उसमें लिख दी है। ठीक है, इट डजंट मैटर कि आपने कोई इनसाइट मतलब कोई जैसे कोई प्राइवेट आर्किटेक्ट से अगर आपने कुछ सीखा, तो उसके सर्टिफिकेट की भी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी शायद हफीज कॉन्ट्रैक्टर में सीखने की होती है। बट द पॉइंट इज कि जो इंटरव्यू में आप फेस करेंगे, क्योंकि आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट उसमें इनपुट कर दिया है कि यस आई हैव नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आल्सो। Thank you. थैंक यू सर। हेलो सर, प्रोक्योरमेंट के बारे में आपने नहीं बताया कुछ। प्रोक्योरमेंट नहीं पढ़ाने, सिर्फ आरएम चलेगा क्या इसमें? नहीं, एक्चुअली ये दो शायद कुछ कंबाइंड कोर्सेज है। मेरा रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है, मेरा प्रोक्योरमेंट का पार्ट नहीं है। दूसरे सर का प्रोक्योरमेंट का रहेगा। ओके ओके सर। हाँ, दो कंबाइंड, दो ये लाइक कनेक्टेड कोर्सेज है, जो मतलब ऐसा है। ओके सर। Anyone has any doubts, so they can unmute or we'll end this session here. कोई प्लेसमेंट हेल्प मिलेगा सर इसमें, इस कोर्स करने के बाद? सर देखिए, प्लेसमेंट हेल्प ऐसा बोलकर तो नहीं प्रोवाइड करा जाता है, बट उसमें भी काफी जो भी चीजों में लोग हेल्प करते हैं, वो आप एक बार प्रो ट्रेनी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ सर, मैं सेशंस लेता हूँ, बट आगे का ये लोग बहुत सारी चीजों में बहुत चीजें करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको एक बार उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। Okay, everyone. Thank you so much for listening peacefully. I will end this session here. Thank you, everyone. Good night. मुझे सेशन 8:30 के आसपास कर सकते हैं। तो ऑफिस वर्क होता है सर थोड़ा सा, 8 o'clock तो हम लोग रिटर्न होते हैं अपने रूम पे। तो इफ एनी ऑप्शंस, माय सजेशन है, अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो 8:30 के आसपास, हाफ एन आवर बेनिफिट होगा, तब भी हमारे लिए बेनिफिट होगा। Okay, I'll convey the message to the team. Actually, दूसरे भी बैचेस क्योंकि ऐसे शेड्यूल्ड होते हैं, जैसे 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। तो अब अगर 9 to 10 ऑलरेडी कोई कोर्सेज चल रहे होंगे, सो आई डोंट नो 8:30 to 9:30 वो पॉसिबल होगा कि नहीं। विल जस्ट कंफर्म एंड लेट यू नो। या श्योर, थैंक यू। Thank you, everyone. Good night. Hello. Yes, sir. Yeah, sir. It's Ashley here. Actually, whatever you have briefed, sir, it is related. I think it's related to the planning and the billing field, the risk mitigation and all. We prepare a hindrance register, client hindrance as well as the in-house hindrance. Yeah, hindrance register. That is. Yeah. Hindrance. My question was, would it also be covering HERA?
like hazard identification and risk assessment. See that, sorry, my voice is echoing. Am I audible now? Yeah, so that I have not covered in this session up till now, but we'll try to take a session for that. We'll cover that in 30-40 minutes, whatever we'll cover. We'll in that session itself, we'll add 30-40 minutes for that. Okay, okay, sir, fine. Okay, everyone. Thank you. Good night. Have a nice day.